हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और ये है आपका प्यारा सा अपना सा क्यूट सा चैनल। और अपना चैप्टर 4th चल रहा था। चैप्टर 4th में अपने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। सबसे पहले रूल्स देखे थे, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के रूल्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स को निकालने के रूल्स क्या है। उसके बाद में अपने बायो सावर्ट लॉ देखा था। बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से अपन किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने एम्पेयर सर्कुलर लॉ देखा था। एम्पेयर सर्कुलर लॉ की हेल्प से भी अपन किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि किसी भी चार्ज यदि मान लो मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स का फॉर्मूला आया था, वो फोर्स का फॉर्मूला यदि याद हो तो चार्ज पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला अपन ने बोला था, क्या आया था, QVB sin थीटा। फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि अपन काम में लेंगे इस फॉर्मूले को। तो फोर्स का फॉर्मूला ये आया था QVB sin थीटा। उसके बाद में अपन ने देखा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है उस पर उसके ऊपर यदि वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर चल रहा है, किसी एंगल पे चल रहा है या फिर पैरेलल चल रहा है, तो उस कंडीशन में उसका पाथ कैसा बनेगा। यदि स्ट्रेट लाइन चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, तब तो वो सीधा ही चलता रहेगा, नहीं स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। यदि वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है तो उसका पाथ सर्कुलर बनता है। और यदि वो किसी थीटा एंगल पे एंटर होता है तो उसका पाथ हेलिकल बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ अपन ने देखी थी। उसके बाद में अपने वेलोसिटी सिलेक्टर देखा था। वेलोसिटी सिलेक्टर का फॉर्मूला आया था V=E/B, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद में अपने कल देखा था साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन अपने पूरा डिटेल में देख लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो अभी तक अपना टॉपिक जो है, टॉपिक के साथ साथ में अपने क्वेश्चंस भी हर टॉपिक के डिस्कस भी किए हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें क्वेश्चन छोड़े हैं। अब नेक्स्ट अपने पास में आता है, अभी तक अपन सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड की बात करी थी, उसके बाद में चार्ज पे लगने वाले फोर्स की बात करी थी। अब अपन बोलेंगे कि यदि कोई करंट कैरिंग वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। समझ में आ रही चीज़। अभी तक तो अपन कोई चार्ज मोशन में था, उस पर लगने वाले फोर्स की बात कर रहे थे। अब मान लो वायर के अंदर यदि कोई चार्ज मोशन में है, यानी कि वायर में यदि कोई करंट फ्लो हो रही है, तो इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना होगा यदि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो, ठीक है। तो अब इसको समझने से पहले एक चीज़ समझो जो अपने काम की चीज़ है। एक तो अपना फॉर्मूला यही काम में लेंगे कि F फोर्स जो लगता है वो लगता है QVB sin थीटा। एक और चीज़ समझो, अपन ने ये बोला था कि यदि थर्ड चैप्टर की बात है, यदि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे या मान लो चार्ज चल रहा होगा ऐसे, ठीक है, मैंने कोई बैटरी लगा दी और इसमें कोई करंट I फ्लो हो रही है और अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको अपने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन अपन ने लिखा था I=NEAVD लिखा था, जहाँ पे I तो करंट थी, N क्या था, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था स्टार्टिंग में अपन ने। N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होता है स्मॉल n, ठीक है। तो स्मॉल n अपन बोलते हैं यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे N/V, ठीक है। और इसको अपन फिर यूँ भी बोलते थे स्मॉल n = N/V। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो ऐसा अपन ने देखा था इसके अंदर। और फिर उसके बाद में A जो होता था वो इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता था और VD इस इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं उस वेलोसिटी को अपन नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन ने बोला था आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अक्रॉस द वायर के अक्रॉस यदि मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेंगे और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से चलते हैं उस वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इतना अपन ने पढ़ा था। तो एक फॉर्मूला अपन ये भी काम में लेंगे इसके अंदर, I=NEAVD। N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है और VD जो है वो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले अपन इसमें काम में लेंगे, इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूलों को सेपरेटली लिख दिया है। अब अपना टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई स्ट्रेट वायर रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई स्ट्रेट वायर रखा हुआ है, जैसे मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मान लिया ग्रीन कलर का बड़ा ही सुंदर बड़ा ही प्यारा एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो इस तरह से B, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है इस तरह से, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने किसी वायर को ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं है ये, ठीक है, ऐसे। तो मैं इस वायर को कैसे बना रहा हूँ, इस वायर को देखो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। इस वायर को मैंने ऐसे बनाया है इस तरह से, ठीक है, ऐसे।
ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर मैंने ले लिया, ठीक है, वायर वैसे सिलेंड्रिकल ही लेते हैं अपन नॉर्मली। तो ये वायर ऐसे है और ये एक्चुअल में कैसे है, ये 3D में है ऐसे, ठीक है। यदि मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो ये वायर ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से मान लो ऐसे, ठीक है। ये ऐसे नहीं है, ये डायग्राम ऐसे नहीं है, ये डायग्राम ऐसे है, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे इस वायर ने, दोनों ही हॉरिजॉन्टल में है, मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल में है, वायर भी हॉरिजॉन्टल में है। इसने इस वायर से जो एंगल बना रखा होगा वो एंगल मैं मान लेता हूँ कि इस वायर की एक्सिस ने इससे जो एंगल बना रखा है वो कितना बना रखा है, मान लो थीटा, ठीक है। तो इस वायर ने इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रखा है। अब इस वायर के अक्रॉस मान लो अपन ने कोई बैटरी लगा रखी है, उस बैटरी में जो करंट फ्लो हो रही है वो मैंने मान लिया आई इस डायरेक्शन में हो रही है, करंट फ्लो ऐसे हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ऐसा ही है। अब देखो इसके अंदर यदि करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे है, ठीक है, तो करंट आई फ्लो हो रही है तो इसका मतलब चार्ज क्यू फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। भी करंट आई फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज यदि क्यू फ्लो हो रहा है तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, QVB साइन थीटा। और यदि करंट फ्लो होती है तो वेलोसिटी कौन सी हो जाती है, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स कितना लग जाएगा, QVD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा। भी इसको अपन ऐसे बोलते थे QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसे तो बोला जाता था इसको। तो ये हो जाएगा Q जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो VD ड्रिफ्ट स्पीड चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स की या प्रोटॉन्स की या जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी, और B क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, यदि करंट I फ्लो हो रही है तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो अपन को देखना है, ठीक है। अपन को ये पता है कि इसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो मैंने मान लिया A है, और इसकी लेंथ जो है वो मैंने मान ली L है, मान ली। तो यूनिट वॉल्यूम में यदि N इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अपन यूँ बोलेंगे, देखना थोड़ी सी मैथ लगेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, N, ठीक है। तो पूरे वायर में कितना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना है। यदि अपन वॉल्यूम ऑफ वायर बात करें, वॉल्यूम ऑफ वायर, तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एल होता है या पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो मैं ये बोल दूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n है और वॉल्यूम इतना है, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में इतना है, इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे NaL, ऐसा ही होगा भाई। n यूनिट वॉल्यूम में है तो Al वॉल्यूम में कितने होंगे, NaL हो जाएगा। जब इतना तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और अपन को ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, स्मॉल e होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यदि स्मॉल e है तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, उसको मैं Q से डिनोट कर दूंगा और वो कितना हो जाएगा, NeAl। ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही, बस ये चीज़ समझने की और कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaL, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखो यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है तो Al वॉल्यूम में कितने होंगे, NaL, इतना हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है तो NaL इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, NeAl। और ये चार्ज क्या हो रहा है, इसके अंदर फ्लो हो रहा है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है जो यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, यानी कि वो क्या बना रहे हैं, करंट बना रहे हैं। तो यहाँ से यदि मैं Q की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। इसको मैं यूँ भी बोल सकता हूँ, इसको अपन यूँ बोल सकते हैं QVD B साइन थीटा, ऐसा ही तो होता है फॉर्मूला अपना। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फोर्स Q की जगह तो ये वाली वैल्यू पुट करूँगा NeAl, तो ये हो जाएगा NeAl, ठीक है। और VD B साइन थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, VD B साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो अपना फॉर्मूला था एक I = NeA VD, NeA और VD, इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, I बोल सकता हूँ करंट। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा ILB साइन थीटा। यानी कि यदि किसी करंट कैरिंग वायर में I करंट फ्लो हो रही है, उसकी लेंथ यदि L है और वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना हो जाएगा, ILB साइन थीटा। और फोर्स ILB साइन थीटा को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, L वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की। अब देखो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये वायर ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ऐसे ही था, तो इसमें करंट जो फ्लो हो रही थी वो ऐसे हो रही थी। तो जिधर करंट फ्लो होती है उधर ही लेंथ की डायरेक्शन होती है। ये चीज़ अपन पहले भी देख चुके हैं कि इस वायर में करंट इधर फ्लो हो रही है, तो इस लेंथ की जो डायरेक्शन है वो भी किधर है, इधर ही है, इधर ही है। तो मैंने लेंथ की डायरेक्शन की तरफ, लेंथ की तरफ फिंगर्स को फैला दिया और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोल्ड कर दिया, ऐसे तो कर दिया, तो ऐसे कर दिया, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, वही अपना रूल। तो इसमें जो फोर्स लगेगा ये तो आई हो गई, ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गई, बी हो गई। तो फोर्स कितना लगना है इसमें, फोर्स इसमें लगेगा ऊपर की तरफ, कितना, मैग्नेटिक फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ में आ रही चीज, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इतना फोर्स इसके ऊपर लगेगा, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, किस पे, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर चल रहे हैं उसके ऊपर फोर्स जो है वो लगेगा आई क्यू चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँगा तो फोर्स नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, उधर की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो मैं एल क्रॉस बी करूँगा ऐसे, ठीक है, एल क्रॉस बी करूँगा तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अपन पॉजिटिव चार्ज के लिए मानते हैं क्योंकि करंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, तो लेंथ भी पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन हो जाएगी, इसलिए अपन ने करंट की डायरेक्शन को ही लेंथ की डायरेक्शन माना है। तो ये हो जाएगा एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। यानी कि जो थीटा एंगल हो किसके बीच में है, या तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, लेकिन करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, तो अपन वेक्टर का सिंबल नहीं लगा सकते। तो करंट की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन सेम होती है, तो मैंने लेंथ के ऊपर इस वेक्टर का सिंबल लगा दिया क्योंकि लेंथ वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एल वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। क्लियर। तो ये तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल केसेज है, वही अपन लास्ट में जो देखते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या होंगे, नंबर 1, यदि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 होने का मतलब कि जो आज करंट है वो किधर जा रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, यानी कि ये वायर ऐसे नहीं रख के, करंट जिसमें ऐसे फ्लो हो रही है, ये वायर ऐसे नहीं रख के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रही है, ठीक है। तो करंट भी यदि ऐसे ही फ्लो हो रही है तो थीटा 0 हो जाएगा, भी करंट भी यदि ऐसे ही फ्लो हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा 0 हो गया। थीटा 0 होते ही मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन 0, ठीक है, और साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स भी कितना होना है, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही चीज। तो थीटा 0 होने पर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर 2 यदि अपन बात करें कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है और वायर ऐसे रखा हुआ है 90 डिग्री पे, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो कितना लग जाएगा, आई एल बी लग जाएगा। भी थीटा 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगना है, आई एल बी। और ये मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैक्सिमम कब लगना है, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा आई एल बी, ठीक है। ये अपना सेकंड केस था। थर्ड इसमें केस अपन ले लें थीटा 180 डिग्री हो। थीटा 180 डिग्री होने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है और वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस तरह से, तो जब थीटा 180 डिग्री होगा तो साइन 180 का क्या बनेगा, 0, तो फिर से मैग्नेटिक फोर्स कितना लगना है, 0 लगना है। यानी कि वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो या तो करंट की वो या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों ही केस में क्या होगा, फोर्स कुछ नहीं लगेगा, फोर्स कितना लगना है, 0। और इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। अब यदि करंट ही फ्लो नहीं हो रही, फोर्थ नंबर देखो, यदि आई की वैल्यू 0 है, आई ही 0 हो गया, यानी करंट ही फ्लो नहीं हो रही, वायर ऐसे ही रखा हुआ है, तो करंट ही फ्लो नहीं हो रही, तो जब आई 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि कोई, इसका मतलब ये हो गया, यदि कोई कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही रखा हुआ है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स भी काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स मैंने पहले ही बताया था तभी होता है जब चार्ज चलता है, चार्ज रखा हुआ है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी होगी तभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यदि वेलोसिटी ही 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। इसलिए अपन बोलते हैं कि यदि करंट की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, 0। यानी कि वायर यदि ऐसे ही रखा हुआ होता, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होती, तो उस कंडीशन में इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये तो है अपना मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, ठीक है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में आई करंट कैरिंग वायर एल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई एल बी साइन थीटा। अब देखो कईयों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा
कि सर ये तो एल तो इधर है और बी इधर है, तो एंगल तो ये होना चाहिए। बिल्कुल यही होता है, एंगल ये ही लिया जाता है। लेकिन ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा यदि मैं करूँगा तो क्या बनना है, फिर से साइन थीटा ही बनना है। बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए मैंने ये ले लिया साइन थीटा। ठीक है, बाकी एक्चुअल में ये क्या है 180 माइनस थीटा है। एक्चुअल में यहाँ फॉर्मूले में क्या आना चाहिए 180 माइनस थीटा आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में एल और बी के बीच का एंगल कितना है, ये वाला है थीटा डैश, और ये कितना है 180 माइनस थीटा। तो मैं ये भी पुट करूँगा तो साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, इसलिए मैंने केवल यही पुट कर दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो फोर्स आ गया। कोई भी वायर यदि करंट कैरिंग वायर यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला अपना निकल के आ गया कि फोर्स कितना लगना है। तो फोर्स का फॉर्मूला अपने पास में आ गया ILV साइन थीटा, और यदि वो चार्ज चल रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। तो दो चीज़ें अपन ने देख ली कि चार्ज चल रहा है तब तो होगा जो हो जाएगा QVB साइन थीटा, और यदि करंट फ्लो हो रही है तब हो जाएगा ILV साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है। नेक्स्ट मान लो यदि दो पैरेलल वायर्स है, वो एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अब वो फोर्स कैसे लगेगा उस चीज़ को अपन देखते हैं। वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि वो रिपल्शन फोर्स लगेगा, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझना, ये फोर्स का फॉर्मूला ध्यान रखना ILV साइन थीटा, ये अपने काम आएगा। ठीक है, अब समझो, एक वायर तो ऐसे है और एक वायर ऐसे है, दो पैरेलल वायर्स है। ठीक है, इसमें करंट I1 इधर फ्लो हो रही है, इसमें करंट I2 इधर फ्लो हो रही है। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली क्या है R है, और लेंथ दोनों की मैंने क्या मान ली L है। हालांकि लेंथ R ये सब तो बाद में काम आएगी। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि करंट इसमें तो I1 इधर की तरफ जा रही है और इसमें I2 करंट इधर की तरफ आ रही है, यानी कि एक बार तो दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी अपन पहले ये देखते हैं। अब समझो, ये वायर यदि नहीं है, ये वायर नहीं है, तो ये करंट के कारण इसके इधर वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, कोई बता सकता है? इस करंट के कारण इसके इधर जितने भी पॉइंट्स है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? थंब को तो रखो करंट की डायरेक्शन में, तो इधर वाले जितने पॉइंट्स हैं उसमें फिंगर्स मेरी अंदर की तरफ जा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा परपेंडिकुलर इनसाइड, और इधर वाला जो पॉइंट होगा उस पर कैसी होगी परपेंडिकुलर आउटसाइड। इसका मतलब ये वायर जो रखा हुआ है, ये वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और समझो, ठीक है, ये तो इस वायर के कारण है। इसको रेड बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगी और चीज़ें। ठीक है, इस वायर को भी अपन रेड ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगी। रेड वायर के कारण ऐसा बन रहा है, ऐसा बन गया। अब समझो, जब ये परपेंडिकुलर ये जो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा वो मैंने मान लिया कितना बनाया है B1। ये मान लो इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा B1। ठीक है, बाकी अपन डायरेक्ट ये सब मैग्नीट्यूड की तो बात बाद में करेंगे। इस वायर के कारण इसके इधर जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? देखो, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो इसके इधर वाले पॉइंट्स पे तो इनसाइड बनेगा, लेकिन इसके इधर वाले पॉइंट्स पे कैसा बनेगा? आउटसाइड। ठीक है, तो ये रेड वायर लिए, तो रेड वायर के कारण अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में कैसा दिखा दिया? आउटसाइड दिखा दिया, ऐसा। ठीक है, अब समझो, अब अपन को फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। फोर्स कैसे निकलेगा वो समझना। ये वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? इनसाइड में। इसमें करंट जा रही है ऊपर की तरफ, तो करंट कैरिंग वायर पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला, डायरेक्शन निकालने का तरीका, ये तो मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स, ऐसा ही तो होता था। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर इनसाइड। करंट इस वायर में जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये मैंने ऊपर की तरफ फिंगर को कर दिया, तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ। इसका मतलब इस पर फोर्स जो लगेगा इस वायर पे, वो फोर्स कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा, और उसको मैं क्या बोलूँगा? फोर्स 2-1, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, ऐसा ही होगा। इस पे देखो फोर्स किधर लगेगा, इस पे देखेंगे यदि अपन फोर्स किधर लगेगा, तो ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? आउटसाइड में। ठीक है, ये वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है? आउटसाइड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो आउटसाइड मैंने कर दिया, बाहर की तरफ। करंट जा रही है इसमें ऊपर की तरफ, तो करंट ऊपर की तरफ चलेगी, तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ, यानी कि इस पर फोर्स कैसा लगेगा? इधर की तरफ। इसको मैं क्या बोलूँगा? F12, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2। ठीक है, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो इसमें ऐसा फोर्स लग रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? ये वाला वायर। समझ में आ रही चीज़?
तो इसमें फोर्स ऐसा लगेगा। इसका मतलब यदि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो फोर्स कैसा लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ये वायर इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है और ये वायर इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स कैसा लगेगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लग जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इसमें देखो, इसमें यदि अपन देखेंगे तो इसमें करंट हो रही है ऊपर की तरफ फ्लो, तो इधर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इनसाइड। ठीक है, तो अब इसको अपन रेड ले लेते हैं, इसको तो एक ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, या फिर यूँ समझ लो जैसे पहले लिया था वैसे लेते हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं लेंगे ताकि क्लियरेंस आ जाए चीज़ों में। ठीक है, तो इसको अपन रेड ले लेते हैं, ये वाला वायर, इसको मैंने रेड ले लिया जैसे मान लो। ठीक है, ये वाला वायर जो लिया अपन ने रेड कलर का ले लिया और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही थी। ठीक है, ये वाली I1। ठीक है, तो इसके इधर वाले जितने पॉइंट्स हैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनना है, इनसाइड। यानी कि ये वाला वायर जो रखा हुआ है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, रख दिया। ठीक है, इसके कारण इसके इधर वाले पॉइंट्स जो होंगे उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, देखो करंट नीचे की तरफ ऐसे ही बनेगा और मैं इसको ऐसे होल्ड करूँगा ऐसे, तो इधर में इधर वाला जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आप समझना इसको ऐसे। ठीक है, इस तरह से ऐसे करंट जा रही है, तो इसके इधर वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, इनसाइड बन रहा है। इसका मतलब इस वायर के कारण भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इनसाइड ही बनेगा। जो अपन ने ब्लैक कलर का लिया है, तो ब्लैक कलर के वायर के कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है वो कैसा बनना है, इनसाइड ही बनना है। यानी कि दोनों वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, अब देखो, अब ये वायर रखा हुआ है परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड में, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, वही फॉर्मूला। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, इधर की तरफ, और इसको मैं क्या बोलूँगा, F12, फोर्स ऑन चार्ज वायर 1 ड्यू टू वायर 2। ठीक है, इस पर फोर्स देखो कैसा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट किधर जा रही है, नीचे की तरफ, तो ये वाली फिंगर में नीचे की तरफ चली गई, तो फोर्स किधर लग रहा है, उधर की तरफ। यानी कि इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, इसको अपन बोलेंगे F21। यानी कि इस पे फोर्स इधर लग रहा है इस वायर के कारण, और इस पे फोर्स जो लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है इस वायर के कारण। फोर्स कैसे हो गए, रिपल्सिव फोर्स हो गए, हुए कि नहीं हुए। तो फोर्स जो है वो एक दूसरे के रिपल्सिव हो गए। इसका मतलब यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो फोर्स कैसे होते हैं, रिपल्सिव फोर्स होते हैं, और यदि करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो फोर्स कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अब कि यदि करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं, और करंट यदि अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो फोर्स रिपल्सिव होते हैं। यानी कि सेम डायरेक्शन में तो ये वायर इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और ये वायर इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और अपोजिट है तो ये वायर इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और ये वायर इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब ये इस वायर की यूनिट लेंथ पे फोर्स होगा कितना, ये चीज़ अपन को देखनी है। तो डायरेक्शंस तो अपन ने देख ली कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, ये चीज़ तो अपन ने देख ली। ठीक है, अब फोर्स होगा कितना, चाहे उसके लिए निकाल लो चाहे इसके लिए निकाल लो, फोर्स की वैल्यू तो सेम आएगी, बस डायरेक्शंस अपन ने देख ली। अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो रिपल्सिव होगा, और सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब ये करंट ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे दोनों में, तब भी अट्रैक्शन फोर्स ही होता। ठीक है, और इसमें करंट ऐसे भी हो सकती थी और इसमें करंट ऐसे भी हो सकती थी, तब भी क्या होना है, रिपल्सिव फोर्स। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, सेम डायरेक्शन में हो, चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, तब तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में यदि करंट हो रही है, चाहे ऐसे जा रही हो, ठीक है, ऐसे, या फिर मान लो ऐसे जा रही हो, तो भी क्या होगा, रिपल्सिव ही होगा। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। अब अपन को देखना है कि जो फोर्स लगना है वो फोर्स लगना कितना है, वो चीज़ अपन को यहाँ से देखनी है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक यही है, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पे, मुझे खास है उठा के यारा तेरी। हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ करंट कैरिंग पैरेलल वायर। अब वो फोर्स लगेगा कितना वो अपन को देखना है। अपन को ये तो पता है
एक चीज़ अपन को पता है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर यदि कोई आई करंट कैरिंग वायर एल लेंथ का रखा हुआ है तो इस पर फोर्स कितना लगता है, आई एल बी। एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेंथ नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो एंगल कितना हो गया, आई एल बी साइन 90 यानी कि आई एल बी। ये चीज़ अपन को पता है, ठीक है। बस ये चीज़ अपन इसमें काम में लेंगे। तो अब देखो यहाँ से दो पैरेलल वायर्स अपने पास में रखे हुए हैं, तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो, वो चीज़ अपन को देखनी है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक वायर तो मैंने ऐसे बना दिया, ऐसा, ठीक है। अब एक ग्रीन कलर का ले लेते हैं वायर, ठीक है। एक ब्लैक कलर का हो गया और एक वायर अपन ने ले लिया ये ग्रीन कलर का। इसमें करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रही है I2, ठीक है, और इसमें करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रही है I1, ठीक है। तो अब ये तो अपन को पता है कि अट्रैक्शन फोर्स लगना है। ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, दोनों की लेंथ अपन ने क्या मान ली, L है। दोनों की लेंथ कितनी है, L है। अब समझो, इस वायर के कारण इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो मैंने मान ली R है, ठीक है। इस वायर के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा किधर की तरफ, आउटसाइड, ठीक है। तो इस वायर के कारण जो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा आउटसाइड। ये अपन आउटसाइड बना लेते हैं, ये लो, ठीक है। ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड अपन ने बना दिया, सॉरी ये तो इनसाइड हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे, ठीक है। यानी कि वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फर्स्ट वायर ये अपना आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, रख दिया लाई को बेचारे को, ठीक है। और ये वायर इधर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, देखो यहाँ से करंट ऐसे जा रही है तो फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है, तो डायरेक्शन अपन पहले भी निकाल चुके हैं। तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इनसाइड बना रहा है, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यदि याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद है क्या? यदि आई करंट कैरिंग वायर है तो उससे आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कुछ भी नहीं दे रखा तो अपन इनफाइनाइट लेंथ का मानना है, तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण जो आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इस फर्स्ट वायर के कारण इधर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो मैंने मान लिया B1 है, ठीक है। और इस सेकंड वायर के कारण इधर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो मैंने मान लिया B2 है, ठीक है। अब B1 और B2 की डायरेक्शन अपन देख चुके हैं। इसमें तो डायरेक्शन कैसी बन रही है, परपेंडिकुलर इनसाइड, ठीक है। यानी कि ब्लैक कलर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कैसा बन रहा है, परपेंडिकुलर इनसाइड, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बन रहा है परपेंडिकुलर आउटसाइड, और ये एंगल भी कितना है अपने पास में, 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इसको अपने नाम क्या दिया है, B2, सेकेंड वायर के कारण, ठीक है। अब देखो B1 और B2 होगा कितना। यदि मैं B1 की बात करूँ, B1 तो B1 कौन बना रहा है, समझना ढंग से, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये वाला वायर ही तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, करंट कितनी है, I1। तो फॉर्मूला अपन ये लगाएंगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R बन जाएगा। और किधर की तरफ, परपेंडिकुलर इनसाइड, यानी कि मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे, क्रॉस लगा दिया। यदि मैं B2 की बात करूँगा, B2 कितना होगा, B2 बन रहा है इस वायर के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कितना बन रहा है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर, और ये कैसा बन रहा है, आउटसाइड बन गया। यदि L लेंथ का वायर, ये मान लो L लेंथ, ये भी L लेंथ है, ये भी L लेंथ है, L लेंथ का वायर यदि B1 मैग्नेटिक फील्ड में I2 करंट के साथ में यदि रहता है तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसको मैंने मान लिया F21 हो जाएगा। F21 कितना हो जाएगा, F21 अपने पास में हो जाएगा I2 L B1 साइन 90। अब इसको समझो कैसे लिया मैंने। फॉर्मूला अपना क्या होता था फोर्स का यदि अपन फॉर्मूला देखें तो अभी अपन ने निकाला था ILB साइन थीटा, ऐसा ही तो था। यदि I करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ L है वो B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ILB साइन थीटा हो जाएगा। अब समझो ये वायर कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, B1, और इसमें करंट कितनी है, I2। तो मैं बोल दूंगा I2, इसकी लेंथ L है तो I2 L B1 साइन थीटा, ठीक है। और थीटा कितना है, लेंथ ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो एंगल कितना बना, 90। तो मैंने क्या बोल दिया, साइन 90। समझ में आ रही चीज़।
तो ये I2 वायर B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है L लेंथ का, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो लग जाएगा I2 L B1 साइन 90 लग जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो F21 जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा I2 L B1 हो जाएगा। एक बार वेक्टर चीज़ें हटा दो, तो ये हो जाएगा I2 L B1। ठीक है, अब B1 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से कर सकते हैं तो कर सकते हैं तो कर दो। तो F21 जो आ जाएगा वो आ जाएगा I2 L, तो ऐसे कैसे, और B1 क्या है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। इस L को नीचे ले आओ, बाकी सबको रीअरेंज कर दो, तो F21 अपॉन L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो L नीचे चला गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये तो इस सेकंड वायर की यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है ड्यू टू वायर फर्स्ट। अब मुझे निकालना है F12 कितना होगा। ठीक है, तो आप समझो F12 कितना होगा, यानी कि फर्स्ट वायर पे लगने वाला फोर्स। फर्स्ट वायर ये वाला करंट है I1, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B2, तो B2 मैग्नेटिक फील्ड में I1 करंट कैरिंग L लेंथ का वायर रखा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इक्वल्स टू IL B साइन थीटा, यानी कि I1 L B2 साइन 90। ठीक है, ये बन जाएगा I1 L B2 साइन 90। क्यों बना 90, क्यों आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है और करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो 90 का एंगल बन रहा है करंट लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में, तो I1 L B2 साइन 90। क्लियर है यहाँ तक, अच्छी चीज़ें हैं, समझते हुए चलो। तो F12 I1 L B2 साइन 90 के लिए तो 1, तो बना गया I1 L B2। अब B2 की वैल्यू पुट कर दो, B2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा I1 L B2 कितना है, B2 देखो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। L को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा F12 अपॉन L। ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, ये फर्स्ट वायर की फोर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वायर की यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना आया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, और सेकंड वायर की यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना आया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। दोनों फोर्स सेम है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ F12 अपॉन L इक्वल्स टू F21 अपॉन L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, यानी दोनों वायर की यूनिट लेंथ पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेम होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। यानी कि ये वायर इस पर यदि 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये वायर भी इस पर 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स लगा रहा था वो तो इधर की तरफ लगा रहा था F12, और ये जो फोर्स लगा रहा था वो इधर की तरफ लगा रहा था F21। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं ये चीज़ भी बोल सकता हूँ F12 अपॉन L वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का F21 अपॉन L वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए अपन ने माइनस सिंबल लगा दिया, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए अपन बोलेंगे कि दोनों वायर की यूनिट लाइन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो कैसे होगी, एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। ठीक है, तो ये अपने पास में फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब देखो इससे 1 एम्पियर की एक डेफिनेशन पूछी जाती है कई बार कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से निकाली जाती है। कैसे, वो चीज़ समझना। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। ठीक है, ये तो होती है म्यू नॉट की वैल्यू, और डायमेंशन क्या आएगी इसकी, डायमेंशन कहीं से भी निकालो किसी फॉर्मूले से, जैसे मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, वैसे तो अपन निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकलेगी, यदि यहाँ से निकाल लो। ठीक है, L से तो L की डायरेक्शन डायमेंशन कैंसिल हो गई। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होगा, भी फोर्स की तो न्यूटन और ये करंट की क्या हो जाएगी, एम्पियर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, टेस्ला की फॉर्म में भी अपन निकाल चुके हैं वैसे तो ये म्यू नॉट की डायमेंशन आ जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। ठीक है, तो म्यू नॉट तो अपना ये हो गया। यदि करंट की वैल्यू जो है वो 1 एम्पियर हो, यदि करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो और आर की वैल्यू यदि 1 मीटर हो, ठीक है, यानी दोनों वायर्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 1 मीटर का हो, तो वैल्यूज पुट करो, देखो क्या होगा, यूनिट लाइन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, F/L, F12/L ले लो, तो म्यू नॉट की वैल्यू तो क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, I1 I2 की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 अपॉन 2 पाई ऐसे कैसे, और R की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो फोर्स कितना आया यूनिट लाइन पे लगने वाला फोर्स, ये 2 टाइम कैंसिल, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ये फोर्स आ गया।
अब इसको डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे वो चीज़ समझना। इफ टू वायर्स if two parallel wires having separation of 1 meter and force on each per unit length of the wire is 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter, then current flowing in each wire is 1 ampere। समझ आ रही चीज। यदि दोनों वायर के बीच का सेपरेशन 1 मीटर हो, ठीक है, और दोनों वायर में करंट की वैल्यू सेम हो और दोनों वायर पे यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो, तो इसका मतलब दोनों वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। ये 1 एम्पियर की यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है। तो यदि डेफिनेशन बोर्ड में कई बार पूछी गई है तो डेफिनेशन पूछी जाती है तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। कई जने ऐसे भी होते हैं कि इस फॉर्मूले से 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकाल देते हैं, I = Q/T, कि पर सेकंड यदि 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। वो गलत है। 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ से ही निकलेगी कि यदि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो और उनकी यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो, तो उन दोनों वायर्स में करंट की वैल्यू जो 1 एम्पियर फ्लो हो रही है। क्लियर? तो ये अपने पास में फोर्स ऑन एक मैग्नेटिक फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स अपने पास में निकल के आ गया। अब डायरेक्शन सेम है तो फोर्स अट्रैक्टिव हो गया, रिपल्सिव होगी तो फोर्स जो है वो अपोजिट होगी तो फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू यही आनी है। ये फॉर्मूला मेन है कि यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स होता है μ0I1I2/2πr, जहाँ पे I1 फर्स्ट वायर में करंट है, I2 सेकंड वायर में करंट है और R दोनों के बीच का सेपरेशन है। क्लियर? तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल्स में क्या निकल के आता है अपने पास में। चलिए 3 क्वेश्चन अपने NCERT के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 बोर्ड पे लिखे गए हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस में क्या है, अभी जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। ठीक है, ये मान लो ये कोई करंट फ्लो हो रही होगी इसके अंदर, इस वायर के अंदर 8 एम्पियर। ठीक है, एंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। ठीक है, अब समझो इस चीज़ को, इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो है 0.15 टेस्ला, बी की वैल्यू दे रखी है 0.15 टेस्ला। मान लो ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से, और कोई वायर जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है 30 डिग्री एंगल के ऊपर। ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही होगी मान लो, और ये 30 डिग्री एंगल पे इस तरह से वायर रखा हुआ है और करंट की वैल्यू कितनी है? 8 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 एम्पियर। ठीक है, तो अब अपन से पूछा है कि इसकी यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अपन ने देखा था, कितना होता है? ILB sin थीटा। अपन को पूछा है यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, तो मैं L को नीचे ले आऊँ, तो ये क्या है? यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है और कितना हो जाएगा? IB sin थीटा हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो। यदि वैल्यू पुट करेंगे तो आई की वैल्यू तो कितनी है? 8 एम्पियर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.15 टेस्ला, तो 0.15 और साइन कितना हो जाएगा? 30। एंगल कितना बन रहा है? थीटा 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो 0.15 × 8 120, 120 का मतलब 1.2, 1.2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यूनिट लाइन पर लगने वाला जो फोर्स आएगा 1.2/2 कितना होगा? 0.6 न्यूटन। ये इसके यूनिट लाइन पर लगने वाला फोर्स रहेगा। ये अपन से पूछा गया था। यदि इसकी लेंथ दे रखी होती L लेंथ, तो अपन L लेंथ पर लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं, ILB sin थीटा। ठीक है, अपन से यूनिट लेंथ पे पूछा गया तो लेंथ की जरूरत नहीं है, FM/L कर देंगे। तो यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लग रहा है। अब मान लो 1 सेंटीमीटर दे रखी होगी, तो इसको मैं 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतनी लेंथ पे यानी 1 सेंटीमीटर पे लगने वाला फोर्स अपन को पता चल जाएगा। तो यूनिट लेंथ पे निकाल लिया तो अपन कितनी भी लेंथ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना। ये किसका आंसर था? ये आंसर था अपना किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ। ठीक है, नोट करते हुए चलना सॉल्यूशन, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं, वापस इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। फिर जब एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपन ने अभी नहीं किए हैं। ठीक है, जो अपने रह जाएंगे। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी इस बार इस चैप्टर में साथ के साथ ही चल रही है अपनी। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं क्या है। ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। तो वायर की जो लेंथ दे रखी है वो तो कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 × 10⁻⁻2 मीटर। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है? 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है,
इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ठीक है, मान लो ये अपने पास में कोई सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड अपन ने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये सोलेनॉइड अपन ने पूरा अच्छे से पढ़ा है और ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, बी। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, उसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है कितना, म्यू नॉट NI, ऐसा ही होता है। अब इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है वो एक वायर रखा हुआ है, यूँ मान लो। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 3 सेंटीमीटर लेंथ का इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ये वायर रख दिया। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी मान लो कितनी, 10 एम्पियर, और इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि मैं इसको बोल दूंगा 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है वायर की। ठीक है, और वो इस मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि सोलेनॉइड के अंदर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी 0.27 टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड अपन को दे ही दिया सोलेनॉइड के अंदर, यदि कुछ नहीं देता तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे म्यू नॉट NI से, लेकिन अपन को ये वैल्यू ना देके सीधे इसका आंसर दे दिया, कितना है 0.27 टेस्ला। इतने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इधर की तरफ। मान लो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही होगी, तो अपन ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, तो इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, तो L लेंथ जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, ILB साइन थीटा। I की वैल्यू तो कितनी है 10 एम्पियर, लेंथ कितनी है वायर की 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 × 10⁻², और B कितना है, B अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है 0.27, तो B अपन को दे रखा है 0.27 इंटू साइन थीटा कितना है, लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना बन गया 90, तो साइन 90, साइन 90 के लिए तो 1 हो गई। ठीक है, इसको आगे सोल्व करो, 0.27 इंटू 3 कितना होगा 0.81, तो ये आ जाएगा 0.81 इंटू 10 × 10⁻² कितना होगा 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब यानी कि इसको और आगे लगा लो, इसको हटा दो, तो ये आ जाएगा 0.081 न्यूटन। इतना फोर्स जो है वो इस वायर के ऊपर लगेगा जब ये सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। अच्छे क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करेंगे, जो IIT NIT लेवल के क्वेश्चन हैं और जो नीट लेवल के क्वेश्चन हैं वो अपन नीट वाली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन को। ठीक है, तो बाकी ये तो NCERT के अभी तक तो अपने पास में सिंपल क्वेश्चन आए, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक है, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A एंड B, 2 लॉन्ग और पैरेलल स्ट्रेट वायर है A और B, बना दिए अपन ने A और B। ठीक है, कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ से करंट फ्लो हो रही है 8 एम्पियर, ये मान लो I1, और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, ये मान लो I2। ठीक है, ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। तो I1 8 एम्पियर, I2 5 एम्पियर, दोनों सेम डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तो अपने ऊपर की तरफ मान ली, नीचे भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10⁻² मीटर। ये दोनों वायर्स के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। इस वायर के 10 सेंटीमीटर पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये अपन को पता लगाना है। तो अपन को ये पता है कि यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, उसका फॉर्मूला अपन ने ड्राइव कर रखा है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ये तो यूनिट लेंथ पे लगता है, अपन को कितने लेंथ पे चाहिए, L लेंथ पे। तो L लेंथ का मतलब L को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πr। ये L लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, और मुझे कितने, यानी कि L लेंथ है कितनी एक्चुअल में, L लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, अपन को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बोल दो या 0.1 मीटर बोल दो। ठीक है, अब अपन को कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो F12 म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷। I1 कितना है 8 और I2 कितना है 5, तो ये हो जाएगा 8 × 5, और L कितना है, कितनी लेंथ पे निकालना है 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर डिवाइड बाई 2π ऐसे कैसे, और R की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻², यानी कि आ जाएगा 4 × 10⁻²। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो, ये 2 टाइम कैंसिल, ठीक है, और ये भी 2 टाइम कैंसिल, इससे ये गया 2 टाइम, इससे ये गया 2 टाइम। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 × 2 4, 4 × 5 कितना हो गया 20, ये तो हो गया 20 इंटू पावर्स देखो कैसे सॉल्व होगी।
-7 -2 माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 और एक नीचे और जाएगा, वो ऊपर आके कितना हो जाएगा माइनस का 6। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 न्यूटन। सही किया ना कैलकुलेशन, चेक कर लेना, अभी कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। ये 8 से 8 के पूरा कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 4 ही बचेगा। और -7 और ये माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 6। तो 20 × 10⁻6 न्यूटन जो है वो इस वायर के 10 सेंटीमीटर लेंथ पे लगने वाला फोर्स है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का अपना आंसर है, एनसीईआरटी क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, तो अभी तक काफ़ी क्वेश्चंस अपने एनसीईआरटी के भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्वेश्चंस कम हैं एनसीईआरटी में, और वो क्वेश्चंस भी अपने डिस्कस कर लिए हैं। तो एनसीईआरटी भी अपने साथ के साथ चलती जा रही है, और साथ के साथ में अपनी जो थ्योरी है वो भी साथ के साथ चलती जा रही है, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है वो भी अपन साथ के साथ चला रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन ने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ देख लिया है, और इस चैप्टर का ये मानो 70% पार्ट जो अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बहुत फास्ट अपन स्पीड में सारी चीज़ें चल रही है, इतना भी फास्ट नहीं चल रही कि समझ में नहीं आए। बाकी अपन पढ़ाते टाइम फालतू बात करते नहीं है, तो अपन केवल पढ़ते हैं, तो इसलिए अपनी चीज़ें जल्दी कवर हो रही है। ठीक है, अपन ने कहीं डिस्ट्रक्शन नहीं लिया बीच में, केवल जब पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे और कोई फालतू बात अपन ने नहीं करी है, इसलिए अपना सिलेबस जो थोड़ा सा जल्दी कवर हो रहा है। तो ऐसे ही अपन चलते रहेंगे तो लगभग मानो 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरी फिजिक्स का 12th की फिजिक्स का पूरा सिलेबस अपना कवर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, SC वर्मा के चैप्टर 1 से सॉल्यूशंस के वीडियो भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो जिसने चैप्टर 1 पूरा अच्छे से पढ़ लिया है वो फिर SC वर्मा के सॉल्यूशन देख सकता है। ठीक है, तो SC वर्मा के सॉल्यूशंस की एक अलग से सीरीज़ अपन शुरू कर देंगे, बहुत अच्छी बुक है SC वर्मा, और उसका फर्स्ट एडिशन आया था और आज तक फर्स्ट ही चल रहा है। 1992 के अंदर, अप्रॉक्स 1992 या 1993 में अंदर उसका फर्स्ट एडिशन आया था, और वो आज तक वो फर्स्ट ही चल रहा है, उसमें किसी तरह का कोई अपडेट नहीं हुआ है। और IIT के अंदर तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं SC वर्मा से, बिना कोई डेटा चेंज हुए सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए SC वर्मा तो वो तो अपन को तो अच्छे से सॉल्व करनी है। यदि वो सॉल्व कर ली SC वर्मा तो फिजिक्स अपने टिप्स पे हो गई है, मान लो फिर फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो IIT के लिए भी, नीट के लिए भी SC वर्मा बहुत अच्छी बुक है, तो उसके सॉल्यूशंस भी अपन अपलोड करना शुरू कर देंगे जल्दी ही। तो चैप्टर 1 से उसकी शुरुआत करेंगे SC वर्मा के सॉल्यूशंस की, ताकि जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली है वो फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को वहाँ से सॉल्व कर सकता है। वैसे तो अपने न्यूमेरिकल्स काफ़ी किए हैं, फिर भी एक SC वर्मा एक ऐसी बुक है जिसके न्यूमेरिकल्स तो निकालने ही निकालने चाहिए। बाकी चाहे और दूसरी बुक्स निकालो चाहे मत निकालो, चाहे वो IIT की तैयारी कर रहा हो चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, SC वर्मा जिसने निकाल ली वो फिजिक्स में क्या अटकेगा। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बुक है, इसलिए उसके सॉल्यूशंस भी अपलोड करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। तो साथ के साथ पढ़ते हुए चलो, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना किसी भी तरह का। और फिर से बता दूँ, ऑफलाइन क्लासेस अपनी शुरू हो चुकी है, तो जिसको भी ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेना है वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके बात कर सकता है। नंबर मैंने बताए थे आपको 9529501663, फिर से बता देता हूँ, नंबर अपने ये है 9529501663। ठीक है, तो जिसको ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेना है वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकता है। ऑफलाइन क्लासेज अपनी शुरू हो गई है क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए। ठीक है, तो जिसको एडमिशन लेना है फॉर ऑल सब्जेक्ट वो अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस फुल स्विंग में चल रहा है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो और मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।